गंगा नदी के पानी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। शायद इसीलिए इसको राजनीति से दूर रखा जाता है। जबकि दूसरी ओर दक्षिण गंगा पानी ना सिर्फ प्यास बुझाने, उसी के साथ साथ कुछ दक्षिण राज्य जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु की राजनीति और चुनाव को तय करने में एक भारी मात्रा में भूमिका निभाते हैं। अब हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु के लोग, खासकर किसान, कर्नाटक सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि कावेरी नदी में हमारा जो तय और गठित हिस्सा है उसके तहत पानी को तमिलनाडु की तरफ छोड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक सरकार है वो बिल्कुल भी माने नहीं है। वो बोल रही है कि भारी मात्रा में जो बारिश में रुकावट हुई है, खराब मानसून के चलते, हम यहां पर अपने लोगों को जो पीने का पानी देने के लिए जूझ रहे हैं, हम पानी कैसे छोड़ दें तमिलनाडु की तरफ। अब ये जो पूरा का पूरा क्राइसिस वापस उजागर हो गया है, कावेरी डिस्प्यूट की तरफ वापस ध्यान चला गया है। यहां पर दोनों के दोनों राज्यों के पास नए सीएम हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने एक भारी मात्रा में बड़ा चैलेंज है जो कि बेसिक नीड पानी को लेकर है। अब इस चैलेंज को किस तरीके से ये डील करते हैं या इनमें से कोई इसको अपॉर्चुनिटी भी बना पाता है, आइए समझते हैं इसको। अब भारी मात्रा में यहां पर भारत में इस साल मानसून में बारिश में गिरावट आई है, खराब मानसून के चलते। बट पिछले कुछ 2-3 दिन में कर्नाटक में बारिश में इजाफा हुआ है, जिसके चलते कर्नाटक सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि हम कुछ हद तक पानी मंडे को छोड़ेंगे तमिलनाडु की तरफ, जो कि आज ही है। अब यहां पर ध्यान दें, अब इस फैसले से तमिलनाडु के किसान अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो शेयर बनता है वो इससे बहुत ज्यादा है। और इस बात से कर्नाटक के लोग भी खुश नहीं है। लोग सड़कों पर उतराए हैं। लोग कह रहे हैं कि 13 अगस्त को पूरे के पूरे कर्नाटक स्टेट में बंद ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लोग यहां पर मटके लेकर बोल रहे हैं कि हमें पीने का पानी तो हो, किस तरीके से आप पानी दे सकते हो तमिलनाडु को। और इसी बात को पुख्ता करते हुए कर्नाटक के वेटरन एक्टिविस्ट वत्तल नागराज कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, जिस मर्जी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे, कर्नाटक बंद तो 13 अगस्त को होकर रहेगा। और इस सबके बीच जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, मतलब सालों से चलता आ रहा मुद्दा है, जिसको अभी भी सॉल्व नहीं किया गया प्रॉपरली, ये वापस ये मुद्दा क्यों उठकर आ गया है? इसका कोई सलूशन नहीं है। इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने अपने फैसले सुना दिए, फिर भी मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। इसको समझते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोनों स्टेट क्या क्या प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आगे, जिसके चलते इनके ऊपर गौर फरमाना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे दक्षिण गंगा कावेरी रिवर की, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में अगर हम देखें तो कोडगु डिस्ट्रिक्ट से होती है। लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ है इस रिवर की और ड्रेनेज एरिया 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें से आधे से ज्यादा तमिलनाडु में पड़ता है और लगभग 40% से थोड़ा ज्यादा कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा केरल और पुडुचेरी में भी कुछ ड्रेनेज बेसिन इसका लाई करता है। बट इस पूरे कंटेंशन में जो मेजर पार्टीज जो डिस्प्यूट में हैं वो कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। दूसरी बात यहां पर देखा जाए तो कर्नाटक की तरफ से कुछ 4 स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, जिनको हम डैम्स कह रहे हैं, जहां से इस पानी को कंट्रोल किया जाता है जो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु में एंटर करता है। अब मैंने जिस ड्रेनेज बेसिन की बात की वो ये ड्रेनेज बेसिन है। अगर मैं ब्लू वाटर्स, मतलब जो वाटर का कलर होता है उससे मैं डिनोट करूं तो ये ड्रेनेज बेसिन है कावेरी रिवर का। अब इसकी अगर यहां पर देखें तो यहां पर पानी आने के 2 मेजर रीजंस हैं इस रिवर में। एक तो है साउथ वेस्ट मानसून, जो यहां से होता हुआ, जो इंडियन ओशन से होता हुआ यहां पर आता है, जिसके तहत इसमें पानी आता है। और दूसरा यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि मेजरली तमिलनाडु में आएगा, जिसके तहत कावेरी रिवर में पानी पाया जाता है। अब यहां पर देखिए एक बीच में एक पॉइंट है दोनों स्टेट्स के बीच में, वो है बिलीगुंडलू। ये ट्रुथ पॉइंट कह सकते हो आप इसको। ट्रुथ पॉइंट क्यों? क्योंकि दोनों के बीच, दोनों स्टेट्स के बीच में इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है कि कितना पानी कर्नाटक की तरफ से रिलीज किया गया तमिलनाडु को। मतलब इसी से पूरा का पूरा आंकड़ा, पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो सही है गलत है आप आंक सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये देखिए जो कावेरी रिवर है ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, मतलब वहां पर भी इसकी संस्कृति जुड़ी है। जब हम संगम एरा में चोला पीरियड को याद करते हैं, गोल्डन पीरियड है संगम एरा का, तो उन्होंने इसको स्वर्ण मां, मतलब गोल्डन मदर का नाम भी दिया है, जिसको पोनी कहा जाता है। और उनका एक ग्रैंड स्ट्रक्चर आज तक फेमस है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है ग्रैंड अनिकट। ये काफी चीजों को दर्शाता है, जिसमें से
एक तो 2000 साल पुरानी इंजीनियरिंग मार्वल तो जरूर है, उसके साथ साथ एक और चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से पानी को आगे तमिलनाडु की जो जमीन है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके तहत वहां पर किसानों को खेती बाड़ी के लिए मोटिवेशन मिलता है, उनको पूरी की पूरी वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। सो इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। और इसी के साथ साथ ये तमिलनाडु का प्रूफ भी है कि हजारों सालों से ये पानी तमिलनाडु की सरजमी पर आते आया है और खेती बाड़ी को सपोर्ट भी करते आया है। अब इसके बीच एक और चीज देखिए कि जब मैं तमिलनाडु और कर्नाटक की बात कर रहा हूं तो हमेशा से ये राज्य नहीं थे। पहले हमारे पास कुछ स्टेट्स थे, जैसे कि मैं बात करूं कर्नाटक की बात करूं तो मैसूरू, और तमिलनाडु की बात करूं तो मद्रास। इनकी बाउंड्रीज भी अलग थी, बट अभी के लिए मैं इन दोनों को रेफर करूंगा। इन दोनों के बीच ब्रिटिश टाइम पर कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे। खासकर मैं यहां पर 1924 एग्रीमेंट की जब बात करता हूं, जिसके तहत दोनों राज्यों ने पानी के बीच में किस तरीके से अपने शेयर को रखना है उसको डिसाइड किया। अब इस शेयर में यह था कि कर्नाटक सरकार जो है, मतलब मैसूरू अपनी तरफ से एक डैम बिल्ड कर रहा था और दूसरी तरफ मद्रास भी एक डैम बिल्ड करना चाहता था। यहां पर जब मैं बात करूंगा तो जो मैसूरू है वहां पर केजीएस डैम की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो मित्तूरू डैम है वो मद्रास स्टेट बिल्ड करना चाहता था। तो दोनों ने इस बात का एग्रीमेंट साइन किया कि किस तरीके से वो वाटर को डिवाइड करेंगे, और इस एग्रीमेंट पर 50 साल की छाप लगा दी गई थी कि अगले 50 साल तक हम डैम कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया, इससे लगभग 50 साल तो पीस रहा, बट जैसे ही एग्रीमेंट खत्म हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटीज बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ी, तो एग्रीमेंट फीका पड़ने लग गया और लोगों की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लग गई कि हम अपने पानी का हिस्सा किसी और को नहीं देंगे। सेम म्यूचुअल फीलिंग दोनों तरफ के स्टेट्स में थी। अब इसके चलते जब ये लीगल एरा शुरू होता है तो यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 262 है। यह कहता है कि कभी भी दो या दो राज्यों की ज्यादा उनके बीच में पानी का शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा उठ जाता है तो इसके लिए कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने 1956 में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना रखा है, जिसके तहत इस लॉ के अंडर खुद ट्रिब्यूनल सेटअप किए जा सकते हैं जो इस पूरे के पूरे मुद्दे के ऊपर फैसला देंगे। मतलब हम बाकी जुडिशरी को इन मुद्दों से ज्यादा और ओवरबर्डन नहीं करने वाले, और यहां पर कोई भी और कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी नहीं देगा। अब इस बात के तहत ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाते हैं, और कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए भी ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था 1990 में, जिसने अपना सेटअप होते ही एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, जिसके चलते उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अभी हाल फिलहाल में कुछ 205,000 मिलियन क्यूसेक फीट ऑफ वाटर इमीडिएटली कर्नाटक गवर्नमेंट मित्तूर डैम जो कि तमिलनाडु में है उसको ट्रांसफर कर दे। अब इस बात से कर्नाटक के लोग बहुत ही नाखुश थे, वहां पर प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए, और इस बात का भारी मात्रा में विरोध किया गया। अब ये जो पूरा ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, इन्होंने अपना फैसला सुनाते सुनाते काफी देर लग गई, लगभग 2007 तक वेट करना पड़ा जब ये फाइनल ऑर्डर आता है। इस बीच में इन्होंने कुछ अथॉरिटी भी सेटअप की, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब अथॉरिटीज डिफरेंट है, जिनको यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो इनका फाइनल ऑर्डर ये था कि टोटल एलोकेशन जो 740 टीएमसी की है, टीएमसी यूनिट ऑफ वाटर है, वाटर स्टोरेज, टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूसेक, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, टीएमसी। तो इसके चलते 740 टीएमसी की जो मात्रा है पूरी कावेरी वाटर बेसिन में, उनमें से 419 तमिलनाडु को जाएगा, 270 कर्नाटक को, 30 केरल को और 7 पुडुचेरी को। यह 2007 का कावेरी ट्रिब्यूनल का फैसला है जिसको लागू कर दिया गया। अब यहां पर अब दिख रहा है कि कर्नाटक सरकार को, कर्नाटक के लोगों को कि हमारा शेयर तो कम है, जो कि बनता भी है क्योंकि आपने देखा है कि ड्रेनेज बेसिन 50% से ज्यादा तो तमिलनाडु में लाया करता है। अब ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, अब इसको ध्यान से गौर दीजिए। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर नहीं लिया जाता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब कि ड्रिंकिंग नीड्स क्या है, कितना ड्रिंकिंग शेयर है दोनों स्टेट्स के पास, फ्यूचर नीड्स कैसी अराइज हो सकती हैं, और यहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वाटर सीपेज होगा उसको भी ध्यान रखा गया। इन सभी चीजों को देखते हुए एक इक्विटेबल शेयरिंग का उन्होंने फैसला लिया और यह फैसला उनका बाहर आ गया। अब कर्नाटक सरकार इस बात का विरोध करती है, वो कहती है कि भाई हम तो इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बेंगलुरु इतना फास्ट डेवलप कर रहा है, लोगों की ड्रिंकिंग नीड्स बढ़ रही हैं, मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इसके चलते हमारा शेयर बढ़ाना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन जाता है, ये मतलब अपील जाती है, जिसके तहत उसको एंटरटेन भी किया जाता है। अब यहां पर कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि सर आपने अभी बोला है कि उस कानून के तहत कोई और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहा है, उसका भी जवाब देता हूं अभी। तो जो ये यहां पर शेयर था, मतलब 270 का था, तो उसमें लगभग 14 यूनिट्स और बढ़ा दिए जाते हैं और वही 14 यूनिट्स तमिलनाडु के शेयर से काट दिए जाते हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को हाई प्रायोरिटी देता है कि हम खेती बाड़ी से ज्यादा लोगों की ड्रिंकिंग नीड्स पर, जो कि लोगों की पानी की प्यास है, उसको ज्यादा महत्व देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यहां पर जारी भी किया। और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप इंप्लीमेंटेशन स्कीम निकालो कि इस पूरी की पूरी स्कीम को, जो कि इस चीज पर आधारित है कि कावेरी रिवर में 740 टीएमसी वाटर अवेलेबल है, मतलब इतना जो कि नॉर्मल किसी भी ईयर में होता है, इतना पानी होना चाहिए, तो ये स्कीम एप्लीकेबल है। बट अगर गिरावट आ जाती है पानी में, तो आप उसी मात्रा में ये सभी के सभी जो शेयर हैं वो गिर जाएंगे। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए, तो तमिलनाडु को फाइनली 404 टीएमसी यूनिट ऑफ वाटर और कर्नाटक को 284 यूनिट ऑफ वाटर दे दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के हिसाब से, जो कि ट्रिब्यूनल के फैसले को मॉडिफाई कर देता है। एक चीज मैंने और बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील को एंटरटेन कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है आर्टिकल 136 के तहत, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, कि वो किसी भी पिटीशन को, मतलब किसी भी फैसले को, किसी भी जुडिशियल बॉडी, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, किसी भी कोर्ट की किसी भी ऑर्डर को सुन सकते हैं एज अ पिटीशन। तो जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया। अब सेंटर को बोला कि आप इंप्लीमेंटेशन स्कीम लेकर आओ, तो सेंटर ने यहां पर 2 बॉडीज यहां पर सेटअप कर दी। एक है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इन बॉडीज में दोनों तरफ के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर शामिल हैं, और दूसरी तरफ इसको बोला गया कि तुम टेक्निकल सभी पहलू को देखते हुए तुम यहां पर रिकमेंडेशन, फैसला दोगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जा सकता है। मतलब तुम्हारी बात मानी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको लागू करने के लिए ये अथॉरिटी है। और डेली लेवल पर पानी को जज करने के लिए, कितना पानी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वेस्ट हो रहा है या नीचे धरती के नीचे सोखा जा रहा है, कितना पानी अवेलेबल है, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए एक मॉनिटरिंग रेगुलेशन कमेटी भी बना दी गई। अब ये कमेटी पूरा देखती है कि कितना पानी अवेलेबल है, कितने पानी में जो हमारा ट्रुथ पॉइंट है वहां पर और पानी की आवश्यकता है, तो ये अपनी बात इनके आगे रख देते हैं। अब ये 2 बॉडीज ही आज की डेट में काम कर रही हैं फॉर रिजॉल्विंग द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्नाटक की तरफ से 4 डैम्स या स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, जिसके तहत वो कावेरी रिवर के पानी को कंट्रोल करते हैं। यहां पर हरंगी की बात हो रही है, काबिनी की, हेमवती की और कृष्णराज सागर की। इन 4 डैम्स के थ्रू कावेरी का पानी को कंट्रोल किया जाता है। और 5वां मेघदत्तू बनाने की बात की जा रही है, जो कि इस वक्त एक भारी मात्रा में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। ये मेघदत्तू क्या है, इसके बारे में बात की जाएगी, और जिसके तहत अब ये यहां पर एंटर करता है तमिलनाडु में और फाइनली डेल्टा फॉर्म में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। अब इन चारों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोल कैपेसिटी है वो कृष्णराज सागर और हेमवती की तरफ है। इन 2 डैम से मेजरली कंट्रोल किया जाता है। और जो हाल फिलहाल में कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो काबिनी डैम से रिलीज किया पानी, कि यहां पर ज्यादा बारिश देखी गई है अभी। और दूसरी तरफ देखें तो जो मेत्तूर डैम तमिलनाडु में है, दिस इज द पॉइंट जहां पर तमिलनाडु को पानी रिसीव होता है। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 93 से 100 टीएमसी की है, और इस वक्त हाल फिलहाल वहां पर सिर्फ और सिर्फ 36 टीएमसी का पानी, मतलब इतना ही अवेलेबल है। मतलब आपकी पूरी कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 35%। तो वहां के लोग और किसान वहां पर हल्ला तो जरूर करेंगे, उनको दुख तो जरूर होगा, उनका भी काम है, उनकी भी रोजी रोटी है, उनको भी चलाना है आगे। अब यहां पर देखें कि जो 2 मॉनसून आते हैं जो कावेरी रिवर में पानी लेकर आ सकते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट की क्या यहां पर आर्गुमेंट है कि हमारे जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिस मॉनसून में अभी हम इस वक्त राइट नाउ इस वक्त हैं, वो तो वीक हो गया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून उतना स्ट्रांग रहे, जो कि हो सकता है, जिसके तहत तमिलनाडु में और ज्यादा पानी है। बट अभी की जो क्रॉप्स हैं, अभी के जो 4 लाख एकड़ के ऊपर तमिलनाडु किसान ने खेतीबाड़ी कर रखी है, वो तो मर जाएगी ना, उसका क्या होगा। अब इस क्राइसिस में, जिसको हम इस साल सुपर एलिनो की फॉर्म में देख रहे हैं, कि मॉनसून लगभग 65% डाउन है, जिसके तहत कर्नाटक की जो स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, जिन 4 की मैंने बात की, वहां पर पानी की जो मात्रा है वो भी लगभग 65% डाउन है। अब इस बात को
दोनों स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ में पालन भी तो करना चाहिए कि जो पानी की गिरावट हुई है उस हिसाब से आप उतना तो ट्रांसफर करें। मतलब 65% अगर डाउन है तो आप 65% डाउन के साथ भी तो आप उतना ट्रांसफर तो करें, बट वो भी नहीं किया जा रहा है। जिसके तहत आप देख सकते हैं जो बिलीगुंडलू जो पॉइंट है जिसको ट्रुथ पॉइंट कहते हैं, वहां पर गिरावट 90% है। लेट मी हाईलाइट इट, यहां पर जो गिरावट है वो 90% है। आपके यहां पर गिरावट 65% आ चुकी है, जिस बात को एग्री किया जा रहा है, मतलब जो अथॉरिटीज यहां पर रखी गई है मॉनिटर करने के लिए वो भी एग्री कर रही हैं, बट आपने जो ट्रांसफर किया है वो वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही रिसीव हुआ है, जिसके लिए पूरा का पूरा तमिलनाडु स्टेट अब यहां पर अपने आप को मजबूर पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब यहां पर देखें, ये एक द हिंदू में आया आर्टिकल है जिसमें मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। यहां पर देखिएगा कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2007 का फैसला था उसके हिसाब से, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी बाद में मॉडिफाई किया गया था, कि जून 1 और जुलाई 23 के बीच में स्टेट के पास, तमिलनाडु के पास 32 टीएमसी पानी होना चाहिए, 32 टीएमसी पानी होना चाहिए, बट आपने जो दिया वो था 3.5 टीएमसी फीट, लगभग 10% ही दिया है, जो कि बिलीगुंडलू ट्रुथ पॉइंट झूठ नहीं बोल रहा, तभी उसको ट्रुथ पॉइंट कहते हैं। अब इसके तहत स्टेट आवाज तो उठाएगा, स्टेट तो बोलेगा जितना डाउन है उतना प्रोपोर्शनली शेयर तो कर दो, बट वो कह रहे हैं हमारे यहां पर लोगों को पानी, जो पीने का पानी है, उसके लाले पड़ जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनल जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी कर्नाटक सरकार नहीं चल रही। अब इसके चलते जो CW, जो कावेरी रिवर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेंटर ने बनाई है, उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि 3500 क्यूसेक पानी आप डेली, क्यूसेक मतलब स्पीड ऑफ वाटर है, इतना पानी आप डेली ट्रांसफर करेंगे। अब इस बात को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया और वो अपने डिसीजन पर अटल हैं कि हम ये नहीं करने वाले। कर्नाटक को इस बात की सीधी सीधी हिदायत दी गई है। मतलब ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाई गई बॉडी है, दोनों की सहमति से बनाई गई बॉडी है, फिर भी कर्नाटक सरकार इस बात को नहीं मान रही। अब इसमें कर्नाटक सरकार क्या कह रही है कि हम अब CWMA के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई अथॉरिटी है उसके ऑर्डर को चैलेंज करने चले हैं अब यहां पर, क्योंकि कह रहे हैं पिछले 30 साल में देखा जाए अगर एवरेज तौर पर सबसे कम पानी अवेलेबल है अभी हमारे पास। और इसके चलते देखें कि अब इन्होंने इस बात का स्टैंड ले लिया है कि हमारे पास कोई पानी नहीं है, हम लोगों को पीने के लिए पानी की किल्लत नहीं फील करने देंगे। और दूसरी तरफ एक बात को और रखा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट है जो DK शिव कुमार है कि दिस इज नॉट अबाउट तमिलनाडु गेटिंग मोर और कर्नाटक गेटिंग लेस, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, और जो 7.5 करोड़ लोग हैं हमारे पास उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। मतलब सीधा सीधा उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। अब दूसरे तमिलनाडु की स्टोरी देखिए। तमिलनाडु में पैडी क्रॉप का सीजन रहता है यहां पर, मतलब पैडी क्रॉप ज्यादा पानी लेती है, इस बात की सीधी सीधी बात है, और यही जो क्रॉप्स हैं इसी सीजन में उगाई जाती हैं। अब ये लगभग 4 लाख एकड़ पर उगाई जा चुकी है। अब वो किसान क्या करें, उनकी पूरी की पूरी क्रॉप मर जाएगी वहां पर। और दूसरी तरफ ये देखें तो उन्होंने जरूर बोला है कि जो बचा हुआ शेयर है वो तो ट्रांसफर करो, और तमिलनाडु इस बात के लिए बार बार बात कर रहा है। अब जो ऑर्डर आया वो था लगभग 3,500 क्यूसेक का, जो कि कर्नाटक जो कावेरी रिवर मॉनिटरिंग अथॉरिटी है उसने बोला, और कितना हो रहा है डेली ट्रांसफर, लगभग 500 क्यूसेक का। मतलब जो ऑर्डर दिया गया है शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए वो भी शॉर्ट में चल रहा है, उसकी भरपाई भी शॉर्ट में चल रही है, और कर्नाटक सरकार इसको मान नहीं रही। अब देखिए तमिलनाडु में क्या हाल चल रहा है, किसानों ने खुद को रेत में दफन कर दिया। इस तरीके के सीन्स देखे जा रहे हैं तमिलनाडु में कि किसान वहां पर मजबूर हो गया है, वहां पर पुतले जलाए जा रहे हैं। मतलब दोनों स्टेट्स में जो सिचुएशन है वो गंभीर है। अब इस तरफ कर्नाटक में भी लोग तमिलनाडु के लोगों को यहां पर अपोज कर रहे हैं। पिछले अगर मैं 1991 और 2016 की बात करूं तो तमिलनाडु के लोगों को मारा गया था, वहां पर तमिलनाडु की जो नंबर प्लेट वाली गाड़ियां थी उनको जलाया गया था। मतलब इतना ज्यादा हेट्रेड दोनों स्टेट्स में एक दूसरे के लिए फील किया गया था। इस एपिसोड को वापस नहीं बनने देना है। अभी 3 अगस्त, मतलब बात करें आज की, तो यहां पर अभी हाल फिलहाल में दोनों सीएम ने बेंगलुरु में मिलना था, बट इतने हीटेड एटमॉस्फेयर के चलते DK शिव कुमार ने डायरेक्टली बोला है सीएम विजय को कि आप अभी मत आए।
कुछ दिन इस मीटिंग को डिले कर दें, आप यहां पर अभी मत आए, और उसके बीच में अब ये बात डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर जानी ये मुनासिब समझी है, जो कि सीएम विजय ने किया है, उनकी सरकार ने किया। अब इस बीच एक और मुद्दा है जो कि मेक देतु जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर है। अब 4 डैम स्टोरेज कैपेसिटीज तो हैं, अब ये पांचरा जो कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, यहां पर 67 टीएमसी वाटर स्टोर किया जाएगा और लगभग 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो अलग बात है, बट मेन बात है पानी की, जिस पानी का जो दूसरा यूज है खेती बाड़ी और पीने के लिए, उसकी बात की जा रही है। अब इसकी देखिए, पीछे से जो डैम्स हैं, बारिश आ रही है, कावेरी रिवर में पानी आ रहा है, तो मेक देतु प्रोजेक्ट को डायरेक्टली बाउंड्री से पहले लगाया जाएगा। ये 67 जो टीएमसी वाटर को स्टोर करेगा, मतलब जब भी मॉनसून वीक रहता है, बारिश नहीं आती, पानी का बहाव कम है, तो कर्नाटक सरकार कह रही है इस पानी को जो स्टोर किया है हम तमिलनाडु की तरफ छोड़ देंगे। अब ये कर्नाटक सरकार का आर्गुमेंट सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि भाई ये तो अच्छा ही कर रहे हैं, कि मतलब स्टोर करके रखेंगे, जब ज्यादा होगा, जैसे 2025 की बात करें, अच्छा मॉनसून था, बीच में कोई टकराव नहीं हुआ, 2 स्टेट्स के खुश थे दोनों, तो हम स्टोर कर लेंगे, जब एक्सेस वाटर होगा बाद में ट्रांसफर कर देंगे आपको, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी तरफ जो तमिलनाडु सरकार कह रही नहीं, झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा, तुम जो तय फैसला था सुप्रीम कोर्ट के सामने से, तुम उसको तो मानने को तैयार नहीं हो। अभी जो कावेरी अथॉरिटी ने अभी बोला पानी ट्रांसफर करने को, वो भी करने को तैयार नहीं हो। तुम पानी स्टोर करके बैठ गए, तो आगे का जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो तो तुम पूरा ड्राई कर दोगे, तुम तो हमारी पूरी की पूरी फर्टाइल लैंड को ही खत्म कर दोगे। और दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम इस पानी को रिलीज करोगे हमारे कहने पर? अभी तो कर नहीं रहे। और तीसरी बात सुनिए ध्यान से, जो कि सीएम विजय ने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो लेटर लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। उन्होंने बोला है यहां पर कि ट्रिब्यूनल के फैसले में भी यह बात लिखी थी कि कोई भी प्रोजेक्ट कर्नाटक टेरिटरी में लगाया जाता है, जो कि जहां से कावेरी नदी नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके लिए आपको क्लियर कंसेंट, क्लियर परमिशन चाहिए तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की। हम परमिशन नहीं दे रहे, तो आप मेघदेतु डैम कैसे बना सकते हो? हम परमिशन नहीं दे रहे, इन तीनों से परमिशन लेना जरूरी है। वी आर नॉट गिविंग यू परमिशन। और उन्होंने किसी और का फैसला नहीं, खुद ट्राइब्यूनल के फैसले को वापस यहां पर हाईलाइट किया। तो इस तरीके से दोनों स्टेट्स इस बात पर एक पेज पर नहीं है, और इसके लिए दोनों को एक पेज पर लेकर आना जरूरी है, तभी डैम को आगे लेकर जाना चाहिए, नहीं तो दिस विल नॉट बी ए गुड स्टेट। अभी तक भी दोनों सेम पोजीशन में नहीं आए हैं। और एक बात तो तय है कि अगर एक स्टैट्यूटरी बॉडी का ऑर्डर है तो स्टेट को पालन करना चाहिए। अगर कर्नाटक सरकार इस बात का पालन नहीं करती है, तो पहली बात तो उनको लगभग 1 लाख करोड़ की जो पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी, किसानों का नुकसान हुआ तमिलनाडु में। और दूसरा, ये संविधान के डायरेक्टली आप अगेंस्ट जा रहे हो। आप जो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके अंडर सेंटर के पास पावर ज्यादा है, स्टेट्स के पास कम है, एक बैलेंस बनाकर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पूरे के पूरे बैलेंस के आप अगेंस्ट जा रहे हो। दिस इज लीडिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो कि स्टेट नहीं मान रहा। कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट नहीं है। पंजाब हरियाणा के बीच में भी एसवाइल कनाल का इशू 40-50 सालों से चलता आ रहा है, अभी तक पंजाब सरकार बात मानने को तैयार नहीं है। तो यहां पर हमें इतना दिखता है कि जो पुराना मेथड है, जिसमें 740 टीएमसी पानी को लेकर फैसला सुनाया गया था, अभी जो उस फैसले का हाईलाइट है उसको वापस दोहराने की जरूरत है कि जहां पर पानी कम हो जाता है तो उतने प्रपोर्शन में आप ट्रांसफर कम करो, बट करो तो सही। आप बिल्कुल बूंद बूंद करके दोगे तो दूसरा स्टेट भी तो मर रहा है, वो भी तो लोग हिंदुस्तान के ही लोग हैं, या ये देश के अंदर 2 अलग अलग देश का विभाजन हो चुका है यहां पर। तो ये चीज जरूरी है कि दोनों को ये बात जाननी जरूरी है। तो हम अगर कावेरी रिवर की बात करें तो ठीक है, पानी की बात है, संस्कृति की बात है, बट लोगों की बात सबसे ऊपर आती है। कर्नाटक के लोग कुछ बोल रहे हैं, तमिलनाडु के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स, खासकर हम सीएम्स की बात करें तो उनको आगे आकर एक पेज पर आने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो लास्टिंग सोल्यूशन बने। दोनों ही लिटरेसी के मामले में बहुत आगे आने वाले स्टेट्स हैं, तो यहां पर सोल्यूशन निकालना बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल बात नहीं है, बट कॉमन पेज पर आकर राजनीति से हटकर निकालना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। और यहां पर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से डीके शिव कुमार, जिनको हाल फिलहाल में अभी पद का जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है, वो इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, क्योंकि अब आने वाले आगे चुनाव भी हैं।
उसी तरफ जो सीएम विजय हैं, अभी हाल फिलहाल में आए हैं, ही इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी प्रोएक्टिव, एंड दिखेगा उनको कि वो अपने लोगों के लिए फाइट मारने से पीछे नहीं हटेंगे. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बट इसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसलों में ही छुपा है, जिन्होंने बोला है कि आप उतनी प्रमोशन में कम कर लो, और बिली गुंडलू जो ट्रुथ पॉइंट है वो झूठ नहीं बोल रहा. सो दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी. यहां पर जो ऑलरेडी फैसले आए हैं उसको निभाया जाए. और जितने भी बच्चे हमारे साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है. मतलब 5 अगस्त को आपका नया बैच शुरुआत की जा रही है, जिसमें पहली क्लास आपकी ओरिएंटेशन की रहेगी. इसी के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज जो कि प्रीलिम्स की है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सेपरेटली आपको कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं करनी. मेंस की आंसर राइटिंग वो भी इंक्लूडेड है. और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको. हर क्लास के जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको मेंटर का एक्सेस मिलेगा. 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा. जितनी एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स उनका निचोड़ बनाया गया है, एक हमारी जो 18 हमारी बुक्स हैं जो आपको डिलीवर की जाएंगी. और जितने बच्चे हमारे साथ P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, सभी की फीस रिफंड कर दी जाती है 100%. मेंस और इंटरव्यू की फ्री में तैयारी कराई जाएगी. कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप KG Live कोड को यूज कर सकते हैं. मैं जो यहां पर डिस्कशंस एनालिसिस लेकर आता हूं उसके PDF को प्राप्त करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम आईडी है KAIRNZ. कोई प्रश्न है किसी क्वेश्चन को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी भी पहलू पर अटके हैं, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें. आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. आई विल हेल्प यू आउट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.